लेटेस्ट कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक। और टॉपिक क्या है हम लोगों का? फैशन थ्योरी। क्या है? फैशन थ्योरी। तो आज हम लोग फैशन थ्योरी पढ़ेंगे। तो ये आपका टेक्सटाइल का टॉपिक है। फैशन थ्योरी आपके एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है कि हमेशा एग्जाम में आता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फैशन थ्योरी। तो देखते हैं कि फैशन थ्योरी क्या होती है। फैशन थ्योरी की पहले कुछ टर्म जान लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। फैशन क्या होता है? पहले फैशन से क्या तात्पर्य है या फैशन क्या होता है ये जानते हैं। फैशन क्या है? फैशन एक शैली या शैलियाँ हैं जो किसी एक कालावधि में सबसे अधिक प्रचलन में रहती है। तो फैशन क्या है? फैशन वो शैली है जो किसी एक कालावधि में, मतलब किसी एक समय में सबसे अधिक प्रचलन में रहती है। ऐसे वस्त्र जो किसी एक समय में बहुत अधिक प्रचलन में होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? वो फैशन कहलाते हैं। जैसे इस टाइम क्या है? तो नायरा कुर्तियाँ। इस टाइम नायरा कुर्तियाँ फैशन में बहुत ज़्यादा। तो ये टाइम पीरियड कौन से वस्त्रों के प्रचलन का है? नायरा कुर्ती के प्रचलन का है। तो ये क्या है? आज का फैशन है। तो शैली, फैशन क्या है? शैली या शैलियाँ हैं जो किसी एक कालावधि में सबसे अधिक प्रचलन में रहती हैं। तो वो टाइम पीरियड जिसमें जो वस्त्र सबसे अधिक प्रचलन में होगा, अपने एकदम पीक पर होता है, तो वो क्या कहलाता है? वो फैशन कहलाता है। समझ में आ गया ना? फैशन क्या है? फैशन एक शैली या शैलियाँ हैं जो किसी एक कालावधि में, मतलब हर टाइम नहीं, किसी एक कालावधि में, मतलब इनका एक ऐसा समय है जिस समयावधि में ये सबसे अधिक प्रचलन में होती है और हर तरफ इन्हीं का क्रेज़ देखने को मिलता है। तो वो क्या कहलाता है? वो फैशन कहलाता है। जब हर साइड उन्हीं चीज़ों का क्रेज़ देखने को मिलता है और जिसे देखेंगे वो उसी फैशन में आपको देखने को मिलेगा। स्टाइल क्या होता है? तो जानते हैं कि स्टाइल क्या होता है। यह परिधान अथवा सहायक सामग्री की विशेष दिखावट या विशिष्टता होती है। मतलब जो फैशन है वो किसी विशेष कालावधि में क्या होगा? सबसे अधिक प्रचलन में होगा। तो उस फैशन की जो विशिष्टता है, जो दिखावट है, जिसके कारण वो प्रचलन में है, मतलब उसमें कैसी ऐसी क्या विशिष्टता है, ऐसी क्या दिखावट है जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, उसमें जो सहायक सामग्रियाँ लगी हुई, वो क्या कहलाता है? वो स्टाइल कहलाता है। मतलब जिस विशिष्टता व जिस दिखावट के कारण वो वस्त्र क्या है? अपने एक कालावधि में सबसे अधिक प्रचलन में है, पीक पर है, तो वो क्या कहलाएगा? वो स्टाइल कहलाता है। शैली फैशन में आती है और चली जाती है। शैली क्या है? फैशन में आती है और चली जाती है, परंतु कुछ विशिष्ट शैलियाँ हमेशा बनी रहती हैं। मतलब कुछ ऐसी शैलियाँ हैं जो हमेशा बनी रहती है, कभी वो पुरानी नहीं होती। तो शैली क्या है? शैली एक विशेष प्रकार की दिखावट या विशिष्टता होती है। किसमें? परिधान में शैली सामग्री की एक विशेष दिखावट या विशिष्टता होती है। जो फैशन है वो किसी एक कालावधि में सबसे अधिक प्रचलन में रहने वाले जो वस्त्र होते हैं वो फैशन के अंतर्गत आते हैं। तो फैशन और स्टाइल क्या है ये हम लोगों ने जान लिया। अब समझते हैं कि फेड्स क्या होता है। तो फेड्स क्या होते हैं? ये आपका जो टर्म है ये पूछा गया है, बहुत बार फेड्स पूछा गया है। फेड्स का मतलब होता है अस्थायी फैशन। अस्थायी से जैसे नाम से पता चल रहा है कि ऐसा फैशन जो बहुत लंबे समय तक नहीं टिकता है, वो अस्थायी फैशन कहलाता है। ये होते क्या है? ये कम समय के लिए आते हैं। मतलब जो फेड्स होते हैं वो उनकी उत्पत्ति तो होती, वो मार्केट में तो आते हैं, लेकिन बहुत कम समय तक टिकते हैं, प्रचलन में रहते हैं, क्योंकि ये इतने आकर्षक, उपयोगी और प्रभावी नहीं होते हैं, जिसके कारण ये मार्केट में या फैशन जो जगत है उसमें बहुत लंबे समय तक नहीं टिक पाते हैं, ग्राहकों को लंबे समय तक आकर्षित कर सके। और इनमें ऐसी कोई बात नहीं होती कि ग्राहकों को लंबे समय तक अपनी तरफ आकर्षित कर सके। तो ये बहुत जल्दी ऊपर उठते हैं और बहुत जल्दी इनका फैशन समाप्त भी हो जाता है। जैसे बैगी पैंट, हाफ पैंट, तो ये ऐसे फैशन है जो फैड्स के अंतर्गत आते हैं। ये बहुत कम समय के लिए प्रचलन में आते हैं, उसके बाद क्या होता है? ये समाप्त हो जाते हैं। तो फैड्स क्या होता है? अस्थायी फैशन। ऐसे फैशन जो बहुत कम समय के लिए फैशन में आते हैं और इतने आकर्षक और उपयोगी नहीं होते हैं कि वो ग्राहकों को बहुत अधिक आकर्षित कर सके। तो अस्थायी का मतलब होता है बहुत कम समय के लिए जो वस्तुएं प्रचलन में होती हैं वो अस्थायी फैशन के अंतर्गत आती हैं। अगला है क्लासिक। क्लासिक स्टाइल क्या होता है? तो ये टर्म भी पूछा गया है। क्लासिक क्या होता है? इसको जानते हैं। क्लासिक को हिंदी में कहते हैं चिरसम्मत शैली। मतलब ऐसा फैशन क्लासिक जो हमेशा रहता है। क्लासिक का मतलब ऐसा फैशन जो कभी भी क्या होता है? फेड्स नहीं होता है और कभी अनाकर्षित नहीं होता है, हमेशा लोगों को आकर्षित करने वाला होता है। यह पूर्णतः अप्रचलित नहीं होता। मतलब जो क्लासिक फैशन होता है कभी अप्रचलित नहीं होता, हमेशा लोग इसको
पसंद करते हैं और लंबे समय तक अपनाई जाती रहती है। और जो चिर सम्मत मतलब क्लासिक स्टाइल की फैशन की शैली होती है वो हमेशा लोगों को प्रभावित करती है और हमेशा लोगों के द्वारा अपनाई जाती है। इसमें ब्लेजर, जैकेट, पोलो शर्ट आदि आते हैं। तो ये कुछ ऐसे फैशन के वस्त्र हैं जो हमेशा प्रचलन में रहते हैं, कभी इनका फैशन समाप्त नहीं होता है। तो क्लासिक स्टाइल क्या होता है कि ऐसा फैशन जो कभी अप्रचलित नहीं होता है, कभी समाप्त नहीं होता, बहुत लंबे समय तक चलता है, जिसके अंतर्गत आते हैं ब्लेजर, जैकेट, पोलो शर्ट। ये ऐसी चीज़ें हैं जो क्लासिक फैशन के अंतर्गत आती हैं और हमेशा प्रचलन में रहती हैं, कभी समाप्त होने वाला फैशन नहीं होता है, जो वो क्लासिक फैशन कहलाता है। अब जानते हैं हम लोग कि फ़ैशन का विकास किस प्रकार हुआ, तो हम लोगों ने फ़ैशन के कुछ टर्म जान लिए। अब जानते हैं कि फ़ैशन का विकास किस प्रकार हुआ है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। इससे भी कुछ आपको भी देखना क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो फ़ैशन का विकास किस प्रकार हुआ है जानते हैं। शुरुआत में क्या हुआ, वस्तुओं तथा शिल्प का विनिमय व्यापार पद्धति थी। मतलब जब स्टार्टिंग हुई फ़ैशन की तो क्या हुआ कि जो वस्त्र और शिल्प हैं उनके विनिमय की व्यापार पद्धति, मतलब एक वस्तुओं का आयात निर्यात क्या होता था। समय के साथ व्यापार का स्वरूप बना, मतलब जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे व्यापार का जो स्वरूप है वो बढ़ता गया। जो उपलब्ध था वह बिकाऊ था, जो वस्तुएं उस समय उपलब्ध थी वो बिक रही थी, मतलब वो मार्केट में उनकी मांग थी। तो शुरुआत में वस्तुओं का जो शिल्प था वो किस प्रकार का था, तो विनिमय व्यापार की पद्धति पर आधारित था। और समय के साथ साथ क्या होता है, किसी भी चीज़ का जो फैलाव होता है वो बढ़ जाता है। तो फैशन के जो व्यापार का फैलाव था वो भी बढ़ा और जो उपलब्ध था वह बिकाऊ था, मतलब जो वस्तुएं उपलब्ध थी वो अपने मार्केट में बिक रही थी। इस प्रकार वितरण प्रणाली में किसी प्रकार की जटिलता नहीं थी। तो इस प्रकार क्या है, वितरण प्रणाली में जो वस्तुएं मांग पे थी उनमें किसी प्रकार की जटिलता नहीं थी, वो आसानी से उनका क्रय और विक्रय हो रहा था। वर्ष 1920 में, यहाँ से ध्यान दीजिए कि वर्ष 1920 में, कब से, 1920 में पहनने के लिए तैयार वस्त्रों का उत्पादन हुआ। तो ये क्वेश्चन बनेगा कि पहनने के लिए तैयार वस्त्रों का उत्पादन कब हुआ, तो वर्ष 1920 में हुआ। कब हुआ, वर्ष 1920 में पहनने के लिए तैयार वस्त्रों का उत्पादन हुआ। वस्त्रों का उत्पादन शुरू हुआ था जिसे देखकर दुकानदारों ने अनुभव किया कि इसका विक्रय एक बड़ा व्यवसाय बन सकता है। मतलब ऐसे वस्त्र जो पहनने की दृष्टि से उचित हैं, तो ऐसे वस्त्रों का जब उत्पादन हुआ तो उनको देखकर दुकानदारों ने सोचा, जो शॉपकीपर्स थे उन्होंने सोचा, अनुभव किया कि अगर इन वस्त्रों को मार्केट में उतारा जाएगा तो ये क्या कर सकते हैं, एक विक्रय का बड़ा व्यवसाय बन सकते हैं। मतलब इन पर आधारित एक बड़ा व्यवसाय बनाया जा सकता है जो मार्केट में काफ़ी प्रचलन में होगा और इसमें क्रय विक्रय भी अधिक मात्रा में होगा। इस प्रकार यह व्यापार एक नई विशेषता के रूप में अस्तित्व में उभर आया। और इस प्रकार इस फैशन को देखते हुए, मतलब जो पहनने के लिए तैयार वस्त्रों का उत्पादन हुआ, इनको देखते हुए दुकानदारों ने जो अनुभव किया, जो शॉपकीपर थे उन्होंने जो अनुभव किया, उनकी दृष्टि से ये एक बड़ा व्यवसाय का रूप धारण कर सकता था और इसकी मांग भी बहुत अधिक थी। इस उत्पत्ति के साथ क्या हुआ, फैशन जो है वो एक नए रूप में अस्तित्व में उभर कर आया। अब इसके बाद देखते हैं कि ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है कि 1950 तक क्या था, जो महिलाएं थी उन्होंने जीन्स पहननी प्रारंभ नहीं की थी। मतलब सन 1950 तक महिलाओं के द्वारा जीन्स नहीं पहना जाता था। तो सन 1950 तक जो भी महिलाएं थी उन्होंने 1950 के दशक तक क्या है, जीन्स नहीं पहनी थी, अन्य वस्त्र पहनती थी लेकिन उन्होंने जीन्स धारण नहीं की थी। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कैसे किस दशक तक महिलाओं ने जीन्स पहननी आरंभ नहीं करी थी। तो 1950 के दशक तक जो महिलाएं हैं उन्होंने जीन्स पहनना आरंभ नहीं किया था। प्राचीन काल तथा मध्यकाल में शैलियाँ एक साथ पूरी शताब्दी तक परिवर्तित नहीं होती थी। मतलब जो प्राचीन काल और मध्यकाल था उसमें जो शैलियाँ थी पूरी शताब्दी तक एक साथ, मतलब उसमें जो परिवर्तन होता था वो धीरे धीरे होता था, एक साथ कोई भी शैली परिवर्तित नहीं होती थी। जो उसमें परिवर्तन की मदें थी वो एकदम धीरे धीरे थी। अगर एक शैली में परिवर्तन है तो दूसरे में उसके साथ ही परिवर्तन नहीं होता था। पश्चिमी सभ्यता द्वारा नवजागरण काल में विभिन्न संस्कृतियों, रीति रिवाजों तथा पोशाकों की खोज करके, कौन सी सभ्यता में, तो पश्चिमी सभ्यता थी, तब जाके नवजागरण काल में विभिन्न संस्कृतियों, रीति रिवाजों तथा पोशाकों की खोज करके
खोज करके फैशन परिवर्तन को बढ़ावा मिला। तो प्राचीन सभ्यता के नवजागरण काल में जो फैशन की वस्तुएं थी उनकी खोज करके फैशन के परिवर्तन को बढ़ावा मिला। जब खोज करी गई तो पता चला कि जो चीज़ें खोजी जा रही हैं उनकी मांग अधिक है और वो एक बड़ा व्यवसाय का रूप ले सकती है। तो इस सबको देखते हुए क्या हुआ, फैशन को बढ़ावा मिला। इसके साथ ही नए कपड़ों तथा विचारों की उपलब्धता ने लोगों को और अधिक नई वस्तुओं के लिए ललायित किया। इसके साथ ही जो नए कपड़े मार्केट में आ रहे थे उनको देखकर जो लोग थे उनके मन में और नई नई वस्तुओं और नए नए फैशन के कपड़ों की जो विचार थे वो उनके दिमाग में पनपने लगे, जिसको देखकर जो क्या है फैशन और अधिक ललायितता के साथ मार्केट में आ उतरा और इसने एक व्यवसाय का रूप ले लिया। तो ये रही आप लोगों का फैशन का जो विकास था, ये हम लोगों ने देख लिया कि किस प्रकार हुआ है और कब कब महिलाओं ने क्या क्या वस्त्र है वो पहनने आरंभ किए। अब जानते हैं कि फैशन का केंद्र क्या है, फैशन का केंद्र किसे कहा जाता है। तो जो फैशन का केंद्र है वो किसे कहा जाता है, फ्रांस को। किसे कहा जाता है, फ्रांस को। फ्रांस ऐसा देश है जिसे फैशन का केंद्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये भी जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय फैशन में फ्रांस का प्रभुत्व 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में शुरू हुआ। तो अंतर्राष्ट्रीय फैशन में, इंटरनेशनल फैशन में जो फ्रांस है उसका जो प्रभुत्व है वो कब से शुरू हुआ, तो 18वीं शताब्दी के प्रारंभ से शुरू हुआ था। औद्योगिक क्रांति से पूर्व लोग दो वर्गों में विभाजित थे। जो औद्योगिक क्रांति थी उसके पहले जो लोग थे उनको दो वर्गों में बांटा गया था। वो दो वर्ग कौन से, अमीर थे और गरीब थे। ये दो वर्ग इस फैशन की थ्योरी में क्या भूमिका निभाती है, ये जब हम लोग फैशन साइकिल पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फैशन थ्योरी पढ़ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट वाली क्लास कौन सी होगी, फैशन साइकिल। तब आपको अमीर और गरीब का रोल उसमें देखने को मिला था कि औद्योगिक क्रांति से पूर्व जो दो वर्ग थे और दो वर्ग विभाजित थे उनका क्या रोल था हमारी फैशन थ्योरी में। तो अभी जब हम लोग फैशन साइकिल पढ़ेंगे तो उसमें ये देखेंगे कि अमीर और जो गरीब है उनका इसमें क्या रोल है। 18वीं शताब्दी के अंत तक, मतलब 18वीं शताब्दी के अंत तक सम्राट लुईस 14वें और उनके दरबारियों की शाही परिधान की शैली ने पेरिस में यूरोप को फैशन की राजधानी बना दिया। तो किसको बना दिया, जो 18वीं शताब्दी के अंत तक सम्राट लुईस और 14वें और उनके दरबारी थे उन्होंने शाही परिधान की शैली ने, जो उनके शाही परिधान धारण करने की शैली थी उसने क्या है पेरिस में यूरोप को फैशन की राजधानी बना। जो पेरिस है उसमें यूरोप को फैशन की राजधानी बना दिया। वहाँ रेशम उद्योग के विकसित होने के कारण फ्रांस फैशन का केंद्र बन गया। मतलब जो पेरिस है और जो यूरोप है उसमें क्या हुआ, उसको राजधानी बना दिया। वहाँ पर क्या होता था, जो रेशम है उसका उत्पादन बहुत अच्छा होता था और वहाँ पर रेशम के उद्योग थे। इस कारण जो फ्रांस है वो फैशन का केंद्र बन गया। तो क्यों बना, क्योंकि वहाँ पर रेशम के बहुत अच्छे उद्योग थे। कहाँ पे, फ्रांस में, और वहाँ रेशम का उत्पादन बहुत अच्छा होता था, इसलिए जो फ्रांस है उसे फैशन का केंद्र बना दिया गया। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है वो देख लेते हैं। परिधान, ये चीज़ें फ्रांस की हैं। फ्रांस में ये चीज़ें, ये टर्म यूज़ किए जाते हैं, ये इतना जान लीजिए। परिधान निर्माण की कला को कुटूर कहा जाता है। कहाँ पर, जो फ्रांस है उसमें जो व्यक्ति परिधान निर्माण का कार्य करते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कुटूर कहते हैं। क्या कहते हैं, कुटूर कहते हैं। परिधान को डिज़ाइन करने वाले पुरुष को, मतलब ऐसे परिधान डिज़ाइनर जो पुरुष हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कुटूरियर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कुटूरियर कहलाते हैं। जो पुरुष परिधान डिज़ाइनर हैं वो कुटूरियर कहलाते हैं और जो महिला परिधान डिज़ाइनर हैं वो क्या कहलाती हैं, कुटूरियरे कहलाती हैं। तो ये तीन टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पर जो फ्रांस है उसमें परिधान निर्माण कला को क्या कहते हैं, तो कुटूर कहते हैं, और जो पुरुष परिधान डिज़ाइनर हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कुटूरियर कहते हैं। और जो महिला परिधान डिज़ाइनर हैं वो क्या कहलाती हैं, वो कुटूरियरे कहलाती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब जानते हैं काटने वाले यंत्र और मशीनी करघों का आविष्कार हुआ। इसके बाद क्या हुआ, जो फैशन है वो उभर के सामने आया। उसके बाद क्या हुआ, उस फैशन को आगे बढ़ाने के लिए जो काटने वाले यंत्र और मशीनी करघे हैं उनका आविष्कार हुआ। अमेरिका में वस्त्र निर्माण उद्योग के विकास के कारण तीव्र गति से वृद्धि हुई तथा उद्योग ने मध्य वर्ग को जन्म दिया। तो इसके बाद जो अमेरिका है उसमें वस्त्र उद्योग निर्माण के विकास में बहुत तीव्र गति से वृद्धि और उसने क्या हुआ, एक उद्योग को जन्म दिया। उद्योग ने मध्य वर्ग को जन्म दिया। अभी अमीर और गरीब थे, अब मध्य वर्ग भी आ गया है सामने।
सिलाई मशीन के आविष्कार ने हस्तशिल्प को एक उद्योग में बदल दिया। जो सिलाई मशीन के आविष्कार ने क्या किया, जो हस्तशिल्प मतलब जो कार्य हाथों से होते थे वो अब मशीनों की सहायता से होने लगे। सिलाई मशीन के आविष्कार ने हस्तशिल्प को एक उद्योग में बदल दिया। मतलब जब तक हम सिलाई मशीन का आविष्कार नहीं हुआ था उसके पहले जो भी फैशन जो वस्त्रों का निर्माण होता था उसमें हाथों का यूज़ करके बनाया जाता था, हाथ से हैंडमेड चीज़ें बनाई जाती थी। लेकिन जैसे सिलाई मशीन का आविष्कार हो गया तो बहुत अधिक मात्रा में वस्त्रों का उत्पादन होने लगा, प्रोडक्शन होने लगा, जितनी मांग थी उतने वस्त्रों का निर्माण होने लगा। तो धीरे धीरे उसने क्या है, एक उद्योग का रूप ले लिया। 1859 ईस्वी में इसाक सिंगर ने सिलाई मशीन को पैरों से चलाने के लिए 5 चक्की ट्रेडल विकसित की। तो सिलाई मशीन को ट्रेडल देने का कार्य किसने किया, तो वो इसाक सिंगर थे जिन्होंने 1859 ईस्वी में सिलाई मशीन में जो ट्रेडल लगता है, जो पैर वाले चलने का हिस्सा है वो लगता है, उसका जो है विकास किया। किसने किया, तो इसाक सिंगर ने किया। कब किया, 1859 में किया। 1880 के दशक से महिलाओं द्वारा स्कर्ट व ब्लाउज का प्रचलन शुरू हुआ और 1880 के दशक से क्या हुआ, महिलाओं ने ब्लाउज व स्कर्ट जो है पहनना आरंभ कर दिया। कब से प्रारंभ किया, तो 1880 के दशक से जो महिलाएं हैं उन्होंने स्कर्ट ब्लाउज का प्रचलन शुरू कर दिया। मतलब वो स्कर्ट और ब्लाउज धारण करने लगी थी। तो ये हम लोगों की रहे फैशन थ्योरी। हम लोगों ने जान लिया कि फ़ैशन के टर्म कौन कौन से होते हैं, इसमें क्या क्या यूज होते हैं और जो फैशन थ्योरी है उसका विकास कहाँ कहाँ हुआ, उसका केंद्र कौन सा है, ये सारी चीज़ें हम लोग ने जान ली हैं। तो ये फैशन थ्योरी जो है हम लोगों की अब कंप्लीट हो चुकी है। हम लोग कल पढ़ेंगे फैशन साइकिल, जिसमें हम लोग 5 चरण जानेंगे फैशन की, कि फैशन के 5 चरण कौन कौन से होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। होम साइंस का कोई भी एग्ज़ाम आपके लिए ये टॉपिक हेल्पफुल होने वाला है। तो गाइस, क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।